आसाम में, आसाम का बारे में थोड़ा पब्लिसिटी कम होता है। हमारा आसाम में कम से कम 50,000 घरों में बुलडोजर चला 3 साल। 50,000, कोई 1-2 नहीं, 50,000 घरों में बुलडोजर चला। मैंने हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाया। पहला बार थोड़ा गोली उली चला, 4-5 लोग गोली में मर गया, उसका बाद ठंडा हो गया, चलो अभी कुछ नहीं। तो अभी मैंने ये भी बोल दिया कि देखो 18 साल का नीचे कोई शादी उदी मत करना मेरा आसाम। जब 18 साल होगा उसका बाद शादी करो, आगे मत शादी करना। बोले नहीं साहब, हमारा तो 2-3 बेटा ही पैदा हो जाते हैं। मैंने रिकॉर्ड मांगा कि पहला बेटा बेटी कब होता है? 11 साल में। तब तो हमारा साथ कहाँ कंपटीशन होगा? हम बोला देखो ये कंपटीशन हमें मंजूर नहीं है, ये दुकान भी बंद कर दो। वो भी बंद हो गया। अशोक गहलोत जी मेरा बारे में बोल रहा है कि असम का मुख्यमंत्री ज्यादा बोलते हैं। मैं बोला मैं जितना कर रहा हूं इतना बोलने से तो हम नर्वस हो जाएगा, इसलिए मैं कम बोल रहा हूं। अगर राम के लिए सोचते थे, राम मंदिर कब बन चुका होता था। ये कांग्रेसियों का सोच बाबर और औरंगजेब के लिए है, इसलिए रामलला का मंदिर बनाने के लिए देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। अमित शाह जी ने बोला चलो हल्ला होने से मजा आएगा, 370 धारा हटा दो। तो हट गया 370 धारा। हल्ला करने वाला लोग कहां गया? अभी अंडरग्राउंड हो गया, सारे लोग अंडरग्राउंड हो गया। रामलला का मंदिर बना, बाबर लोग गायब। जम्मू कश्मीर का 370 धारा हट गया, बाबर लोग गायब। मतलब जब जब सनातन जागते हैं ना, तब तक ये बाबर और औरंगजेब देश छोड़ के भाग जाते हैं। मैं बोला बताओ मदरसा पढ़ने से क्या होते हैं? बोला साहब मुल्ला होते हैं। और बोले डॉन बॉस्को में पढ़ने से क्या होता है? डॉक्टर होता है। मैं बोला तुम ही अभी बताओ डॉक्टर सही है कि ये देश को मुल्ला सही है? खुद चुपचाप रह गया। कितना हल्ला होगा? बोला साहब बहुत हल्ला होगा। मैं बोला बहुत मजा आएगा। ये मुल्ला बनाने वाला दुकान आज ही बंद कर दो, बाकी देखा जाएगा जो आगे होगा होगा। ऐसा लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे। इतना ताकतवर देश का प्रधानमंत्री थे, क्या राम मंदिर बना नहीं सकते थे? क्या राजीव गांधी राम मंदिर बना नहीं सकते थे? दिल में एक बार हमेशा मेरा ये प्रश्न आते हैं कि हमारा भारतवासियों को क्यों नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा? क्यों 75 साल हमें इंतजार करना पड़ा? देश को तो राम मंदिर पहले मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस ने देश को शासन किया, राम का बारे में सोचा ही नहीं। उनका सोच बाबर और औरंगजेब के लिए हुआ करता था, हमारे लिए वो सोचते नहीं थे। अगर राम के लिए सोचते थे, राम मंदिर कब बन चुका होता था। ये कांग्रेसियों का सोच बाबर और औरंगजेब के लिए है, इसलिए रामलला का मंदिर बनाने के लिए देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। मेरा याद है 2018 सन में जब चुनाव हुआ था राजस्थान में, कांग्रेस का नेतागण आके भाषण देते थे, मोदी जी बताओ राम मंदिर का कब शुरुआत होगा। उनका मन में था मोदी जी कर नहीं पाएगा, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के पूछते थे
कि राम मंदिर का डेट बताओ, इस बार ये बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ही बता रहा हूं। अरे कांग्रेसियों, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। आप लोगों को तो जाना ही है, अमित शाह जी ने बोला है कि राजस्थान का लोगों को सरकारी अतिथि बना के रामलला का दर्शन करने लेके जाऊंगा। भाई और बहनों, देश को ऐसे गौरवशाली समय मेरा नहीं लगता है कब देख चुका है। पहले 370 धारा का बाद होते थे, हटाना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया, 370 धारा नहीं हटते। क्यों भाई? हल्ला हो जाएगा 370 धारा हटाने से। क्या हल्ला होगा? जम्मू कश्मीर में ब्लड शेड हो जाएगा। चलो, ताकत नहीं हुआ, अमित शाह जी देश का गृह मंत्री बना, बोले 370 हटाना है। अधिकारियों ने बोला सब हल्ला हो जाएगा। अमित शाह जी ने बोला चलो हल्ला होने से मजा आएगा, 370 धारा हटा दो। तो हट गया 370 धारा। हल्ला करने वाला लोग कहां गया? अभी अंडरग्राउंड हो गया, सारे लोग अंडरग्राउंड हो गया। अभी मैं समझ चुका हूं, धीरे धीरे मैं समझा। रामलला का मंदिर बना, बाबर लोग गायब, जम्मू कश्मीर का 370 धारा हट गया, बाबर लोग गायब। मतलब जब जब सनातन जागते हैं ना, तब तक ये बाबर और औरंगजेब देश छोड़ के भाग जाते हैं। अगर हमारा देश में कोने कोने में छत्रपति शिवाजी महाराज होते थे, राणा प्रताप होते थे, दुर्गादास राठौर होते थे, लासित बरफुकन होते थे, ये औरंगजेब भी कभी सुल्तान नहीं बनते थे, भारत नहीं बनते थे कभी। आज भी लोग हैं, बार बार डरवाता है बाबर का बात से। मेरा जीवन का एक मैं कहानी आप लोगों को बताता हूं। ऐसे तो यहाँ कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, थोड़ा दिन बीजेपी का नंबर ले लिया, अभी निर्दलीय बना है। अरे चलो आप जहां है वहां रह जाओ, अभी आपका काम नहीं है, अभी मोदी जी का देश है, अभी आप साइड हो जाओ। और एक बात बोलते हैं ना, चुनाव का बाद बीजेपी में आ जाऊंगा। राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष जी का मैं अनुमति लेके बोलता हूं, अभी और आप बीजेपी आ नहीं पाएगा, आपका दुकान बंद हो चुका है, ठीक है ना। जब मैंने पहले मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक अधिकारी आया एक फाइल लेके। मैं बोला क्या है फाइल में? बोले साहब मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना है। हम बोला ये मद्रासा कौन सा दुकान है? मेरा बेटा तो मद्रासा में नहीं पढ़ा। क्या तुम्हारा बेटा मद्रासा में पढ़ा? बोले नहीं साहब, मेरा बेटा डॉन बॉस्को पढ़ता है। मैं बोला तब तुम डॉन बॉस्को का फाइल ले आओ, ये मद्रासा का फाइल क्यों ले आया? बोले नहीं साहब, काफी लोग मद्रासा में पढ़ता है। मैं बोला बताओ मद्रासा पढ़ने से क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला होते हैं। और बोले डॉन बॉस्को में पढ़ने से क्या होता है? डॉक्टर होता है। मैं बोला तुम ही अभी बताओ डॉक्टर चाहिए कि ये देश को मुल्ला चाहिए? वो चुपचाप रह गया। फिर बोला नहीं साहब फाइल को साइन कर दीजिए। मैं बोला क्यों? बोले नहीं साहब हल्ला हो जाएगा मद्रासा को अगर आप सैलरी नहीं देते। मैं बोला हल्ला होगा क्या? कितना हल्ला होगा? बोला साहब बहुत हल्ला होगा। मैं बोला बहुत मजा आएगा। ये मुल्ला बनाने वाला दुकान आज ही बंद कर दो, बाकी देखा जाएगा जो आगे होगा होगा।
नहीं हुआ। एक दो बुलडोजर नहीं चला असम में। असम का बारे में थोड़ा पब्लिसिटी कम होता है। हमारा असम में कम से कम 50,000 घरों में बुलडोजर चला 3 साल में। 50,000, कोई एक दो नहीं, 50,000 घरों में बुलडोजर चला। मैंने हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाया। पहला बार थोड़ा गोली उली चला, 4-5 लोग गोली में मर गया, उसका बाद ठंडा हो गया, चलो अभी कुछ नहीं है। तो अभी मैंने ये भी बोल दिया कि देखो 18 साल का नीचे कोई शादी उदी मत करना मेरा सामने। जब 18 साल होगा उसका बाद शादी करो, आगे मत शादी करना। बोले नहीं साहब, हमारा तो 2-3 बेटा ही पैदा हो जाते हैं। मैंने रिकॉर्ड मांगा कि पहला बेटा बेटी कब होता है? 11 साल में। तब तो हमारा साथ कहां कंपटीशन होगा। हम बोला देखो ये कंपटीशन हमें मंजूर नहीं है, ये दुकान भी बंद कर दो। वो भी बंद हो गया। ये क्यों हो रहा है? किसलिए लोगों का मालूम है कि अभी सनातन देश में जाग उठा है। अभी अशोक गहलोत जी मेरा बारे में बोल रहा है कि असम का मुख्यमंत्री ज्यादा बोलते हैं। मैं बोला मैं जितना कर रहा हूं इतना बोलने से तो हम नर्वस हो जाएगा, इसलिए मैं कम बोल रहा हूं। अभी गहलोत जी का देश में हमें क्या सुना? सर्तन जुदा। आपने बताओ, सर्तन जुदा शब्द कभी हमारा देश में ऐसा शब्द का व्यवहार होता था क्या? ये सर्तन जुदा, ये तो भाषा हमारा नहीं है। ये भाषा कब कहां चलता है? बांग्ला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। जब कन्हैयालाल जी का हत्याकांड हुआ, मैंने देखा फेसबुक में भी लाइव हो गया। अरे बाबा, लोगों को मारते भी हो, सर्तन जुदा भी करते हो, फिर फेसबुक में भी लाइव देते हो, कैसे संभव है? ये तो मैंने जिंदगी में पहले देखा, शायद आप लोगों ने भी पहले देखा होगा। अगर ये बात असम में होता था ना, मैं 5 मिनट में उनका हिसाब बराबर कर देता। 5 मिनट में इसका हिसाब बराबर हो जाता था। ऐसा नहीं चलते। हमारा देश में सर्तन जुदा नहीं चल सकते हैं। आप नहीं चलवा सकते हैं। राजस्थान हो, असम हो, यूपी हो, हरियाणा हो, ये सर्तन जुदा वाला संस्कृति हमें स्वीकार नहीं है। भाई और बहनों, मैं चाहता था गहलोत जी उसी दिन रिजाइन कर दे, उसी दिन रिजाइन कर दे। अगर मेरा देश का कोई बेटा बेटियों का हत्या होते हैं, हत्या इसे गोली मार के नहीं, पूरा सर तन जुदा, मतलब 2 पीस कर देते हैं, फिर लाइव टेलीकास्ट करते हैं, और गहलोत जी बोलते हैं कि मैं वो व्यक्ति को 4 घंटा में गिरफ्तार कर लिया। अरे सरकारी अतिथि बना दिया अभी आपने, सरकारी पैसा से वो खा रहा है। हम तो बराबर हिसाब ही कर देगा। ऐसा लोगों का अपॉइंटमेंट सीधा जमराज का साथ हो जाना चाहिए। तब आप देखिए दूसरा बार सर्तन जुदा नहीं होगा। अभी कन्हैयालाल जी का बेटा हर दिन बोलते फांसी दो, फांसी दो। होगा फांसी, बीजेपी सरकार आएगा, लेकिन समय लगते हैं। ये सब हिसाब उधर हुआ, इधर हिसाब बराबर, ड्रामा खत्म, नाटक खत्म, कोई लोग आते नहीं
सामने उसका बाप काल में चार मीनार में था। असाउद्दीन ओवैसी बोल रहा है पूरा चार मीनार हैदराबाद में ये इजराइल का प्रधानमंत्री का खिलाफ पोस्टर लगा के वो लोग बैठा हुआ है। मैंने उनका घर में जाके बोला, अरे बेटा पोस्टर लगाने से क्या होगा, तुम्हारा अगर हमास इतना प्यारा है मैं टिकट करवा देता हूं, जाओ इजराइल का खिलाफ लड़ो, जाओ लड़ो उधर। दम नहीं है, दम नहीं है। एक खाली कांग्रेस विटामिन देता है इसलिए वो लोग जिंदा है। अगर ये देश में कांग्रेस नहीं होते थे ना, ये देश में बाबर औरंगजेब लोग कब तक खाली हो जाते थे। अब आप देखिए सारा देश में हमारा चिंता है कि मदरसा को बंद करना चाहिए। हमें कोई मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मुल्ला मत बनो। और गहलोत जी क्या कर रहा है, 60,000 मदरसा बनाने के लिए सरकारी जमीन दे चुका है। आप लोग सोचिए राजस्थान का भविष्य का बारे में। 60,000 मदरसा में अगर 50 मुल्ला हर साल होगा तो 60,000 मदरसा से 35,000 मुल्ला हर साल जन्म लेगा। कहां जाएगा? राजस्थान को तो खत्म कर ही देगा और देश का कोने कोने में मुल्ला भेजने का एक फैक्ट्री भी बन जाएगा। और अशोक गहलोत जी बोलते हैं बीजेपी हिंदू का राजनीति करते हो। अरे भाई, अगर आप लोग मुसलमान का राजनीति करते हो उसमें कोई आपको नहीं पूछेगा। आप तेलंगाना में जाके बोल रहे मैं 12% मुसलमान को जॉब में रिजर्वेशन दूंगा, कर्नाटक में 8% जॉब में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तब हिंदू को भी दो। वो तो आप नहीं देते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को देते हो। तो आपको तुष्टीकरण का राजनीति करने का आपका लाइसेंस है, लेकिन मेरा पास हिंदू के लिए बोलने के लिए लाइसेंस नहीं है। यह कैसा राजनीति है भैया? यह तो बराबर होना पड़ेगा। आप जब तक देश में तुष्टीकरण का राजनीति करते रहेगा तब तक मैं सनातन का बात बोलते रहूंगा, करते रहूंगा। अब क्या करना है कर लो मुझे, अब क्या करना है कर लो मुझे, कुछ नहीं कर सकते हो। ये देश में सनातन था और जब तक सानर शुरू रहेगा ये देश में सनातन रहेगा। अब सुन लो कांग्रेस की, राहुल जी आके बोलते हैं मैंने गारंटी दिया हूं, गारंटी के लिए मुझको वोट देगा। किसी का लोन माफ हुआ? किसी का लोन माफी हुआ? किसी को बेरोजगारी का भत्ता मिला? और फिर बोलता है मैं गारंटी दे रहा हूं। कितना बार पेपर लीक हुआ? 19 बार पेपर लीक हुआ। फिर राहुल गांधी राजस्थान का धरती में आके बोल रहा है मैं 7 गारंटी दे रहा हूं। भैया आपका गारंटी कौन लेगा? आपका गारंटी कौन लेगा? आपका मां लेगा आपका गारंटी? वो मां भी हाथ उठा दिया कि इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। कितना उम्र हुआ राहुल जी का? 54 साल। मेरा कितना उम्र हुआ? 54 साल। ज्यादा ही हुआ क्या? 54। ठीक है, तो 54 मेरा भी हुआ, 54 उनका भी हुआ। मेरा तो बेटा को भी शादी देने का समय हो गया, बहू लेने का घर में समय हो गया। और कांग्रेसी बोलते हैं कि हमारा युवा नेता राहुल गांधी आ रहा है। अरे भाई कब तक तुम युवा नेता रहेगा बताओ तो? साल
जाएगा, पूरा युवाओं का नौकरी खा जाएगा और जिंदगी भर युवा नेता ही बनते रहना चाहते हैं और बोलते हैं मोदी जी पनौती है। आप देखो वर्ल्ड कप का मैच था, मैंने सुबह सुबह मैं भी देख रहा था, बेटा बोला था पापा देखना है, मैं बोला चलो एक दिन रेस्ट लेता हूं, दिखाने के लिए लेके जाता हूं। सुबह सुबह मैं प्रियंका गांधी का एक वीडियो सुना कि जब 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे भारत, हमारा घर में हम टीम को चाय के लिए बुलाया था और आज इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज भारत जीतेगा। सुबह तो बोल रहा था इंदिरा जी का जन्मदिन है इसलिए भारत जीतेगा, हर जाने का साथ साथ इंदिरा जी का जन्मदिन का स्टोरी गायब हो गया। तो अभी तो देश पूछेगा बीसीसीआई को, भाई इंदिरा जी का जन्मदिन में आपने क्यों फाइनल खेलवाया? होना तो नहीं चाहिए था। जो गांधी ने देश में इमरजेंसी थोपा, उनका जन्मदिन में अगर कोई फाइनल होगा उसमें ही तो ज्यादा पानौती लगेगा ना, वही वहां पे तो पानौती होगा ना। आज अनाप शनाप आके बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का बारे में। सुबह सुबह अशोक गहलोत जी आके बोला कि मोदी गुजराती है, राजस्थान में उनका क्या काम है? अरे भाई, राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा किया था, आपने तो सुबह सुबह भारत तोड़ो वाला बात बोल दिया। राजस्थान का लोग पूरा देश में जाते हैं और देश का निर्माण में योगदान करते हैं, व्यवसाय भी करता है, साथ साथ में वो समाज का निर्माण का काम भी करते हैं। हमारा असम का मैक्सिमम कॉलेज राजस्थानी लोगों ने दिया जमीन का ऊपर ही बना हुआ है। राजस्थान देश गढ़ते हैं, देश को जोड़ते हैं। कौन सा देश का प्रदेश है, कौन सा गांव है जहां राजस्थानी लोगों को दिखाई नहीं देता? आप बोलिए। अगर वो राजस्थान में शुरू हो जाता है, तुम गुजराती हो, तुम असमिया हो, तुम राजस्थानी हो, ये राजस्थानी परंपरा का अनुकूल वो बात नहीं है। गहलोत जी चुनाव आएगा जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें असमिया, गुजराती, राजस्थानी राजनीति करने का जरूरत नहीं होते। भारत को मत करो। और मैं तो एक बात अच्छा से जानता हूं, गुजरात का लोगों का दिल में जितना नरेंद्र मोदी होते हैं ना, उससे ज्यादा राजस्थानी लोगों का दिल में नरेंद्र मोदी होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम देखते हो ना, मोदी जी को दिल से राजस्थानी लोग वोट देते हैं, इतना प्यार करते हैं मोदी जी। और गहलोत जी बोलते हैं मोदी जी राजस्थान में क्यों आते हैं? अरे राजस्थान में लोग इसलिए आते हैं, राजस्थान से लोगों को प्रेरणा मिलता है। राजस्थान वीरों का भूमि है। राजस्थान में लोग आएगा प्रेरणा लेके, राष्ट्र निर्माण का काम में जुट जाएगा। यही राजस्थान है और राजस्थान ने ही सिखाया हमारा देश का लोगों को कैसे बाबर और औरंगजेब का खिलाफ लड़ना होता है। दुर्गादास राठौर ने सिखाया, राणा प्रताप ने सिखाया। महिलाओं का अहंकार क्या होना चाहिए, रानी पद्मिनी ने सिखाया। भाई और बहनों, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का सरकार का समय महिलाओं का ऊपर अत्याचार बढ़ा, बेटियों का ऊपर अत्याचार बढ़ा। जो लोग माताओं और बेटियों का ऊपर अत्याचार करते हैं ना, ये लोगों का एड्रेस जमराज का पास होना चाहिए और कोई बाकी कुछ होना नहीं चाहिए। देश को बदलने का हमें जरूरत है। देश को देखने का जो हमारा दृष्टि है, इसको भी बदलने का जरूरत है।
और यही समय है, मोदी जी हर बार बोलते हैं यही समय है। कभी हम सोचते थे कि अमेरिका का संसद में भी मोदी जी जाते हैं, संसद खड़ा होके भारत को अभिवादन करते हैं, ये हमारा देश है। ब्रिटिश हमको गुलाम बनाया 200 साल। मोदी जी का नेतृत्व में अभी हम ब्रिटेन का इकोनॉमी को भी पीछे कर दिया, भारत आगे चल पड़ा। 2029 में हम जापान को पीछे करूंगा और मेरा विश्वास है 10 साल ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते रहे ना, हम अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई और बहनों, हमें इस बार चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताना है। 300 से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, इस बार 400 सीट पार करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है। राजस्थान का भव्य विजय उनका रास्ता साफ करेगा, वो विजय के लिए हमें आगे लेके जाएगा। अभी मुझको बोला गया है कोई निर्दलीय कैंडिडेट है, 100 किलोमीटर का सारा बकरी मार दिया। भाई अपना मत खाओ, लोगों का बीमार हो जाएगा। अपना मत खिलाओ, लोगों का बीमार हो जाएगा। बीजेपी में रहते रहते आप कांग्रेस संस्कृति कैसे सीख लिया? अभी मुझको बोला गया है दिन में तो आप राम राम ही करते हो, रात में आप भी बाबर और औरंगजेब का पास चला जाते हो। ऐसा मत करना। हमें बीजेपी को जिताना है, भाजपा का सरकार बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा सरकार बनेगा, 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा, एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। भाई और बहनों, असम कितना बड़ा प्रदेश है, राजस्थान असम से 4 गुना बड़ा होता है। राजस्थान का जीडीपी 14 लाख करोड़ होते हैं, असम का 5 लाख करोड़ होते हैं, 3 गुना बड़ा इकोनॉमी है। पेट्रोल का भाव राजस्थान में ज्यादा होना चाहिए कि असम में? 3000 किलोमीटर दूर है मेरा प्रदेश दिल्ली से, और राजस्थान में पेट्रोल का भाव कितना है? एक आज का दिन में 108 रुपया 49 पैसा, 108.49 रुपीज। और मेरा असम में कितना है पेट्रोल का भाव? 98 रुपीज। डीजल का भाव राजस्थान से 3 रुपया कम है असम में, और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया कम है। मतलब आप देखो, डेली 10 रुपया तेल भराते हो तो 100 रुपया सरकार आपसे एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। घर में 300 यूनिट बिजली चलते हैं तो 300 रुपया आपसे ज्यादा लेके जाते हैं। डीजल अगर 50 लीटर भराते हैं कोई इधर से उधर सामान लेने के लिए, 150 रुपया आपका चला जाते हैं। पूरा जेब कटने वाला सरकार अशोक गहलोत जी ने चलाया, पूरा दिल से चलाया। फिर बोले मैंने अपना दिया हूं। अरे आपने दिया जितना उससे लूट लिया ज्यादा। हिसाब करके देखिए, यूपी का पेट्रोल का दाम कितना है, राजस्थान का पेट्रोल का दाम कितना है, उत्तराखंड का पेट्रोल का दाम कितना है। बीजेपी शासित प्रदेश और राजस्थान का बीच में पेट्रोल का भाव 10-12 रुपया का डिफरेंस होते हैं। अभी कौन निकम्मा होता है पता नहीं। गहलोत जी बोलता है सचिन पायलट निकम्मा है, और सचिन पायलट बोलते हैं
अशोक गहलोत निकम्मा है। अभी दोनों निकम्मा जूझ रहा है और महानिकम्मा कौन होगा वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? ठीक है, सरकार होते हैं, बनते हैं। ये जो 5 स्टार में एमएलए लोगों को लेके बैठा दिया ना, 1 महीना खिलाया पिलाया, 10 करोड़ 20 करोड़, ये जो सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान में, उसी से ही सरकार को गिरने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी गड़बड़ी का कारण राजस्थान को सफर करना पड़ा, नहीं तो इतना नहीं होते थे, नहीं तो सर्तन जुदा भी नहीं होते थे, नहीं तो पेट्रोल डीजल का भाव भी इतना नहीं होते थे। ये जो गद्दी बसाने का खेल हुआ, इसलिए इतना हो गया। एमएलए लोगों ने तो लूटना शुरू किया ही किया। जो चुनाव में हार गया, वो कांग्रेसी लोगों ने भी लूटने का लाइसेंस ले लिया, उन्होंने भी लूटा। और अभी वो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस दोनों का बीच में इलू इलू हो रहा है, आई लव यू हो रहा है कि जैसे तैसे नरपत सिंह जी को हराओ, जिसको वोट देना है दो, लेकिन नरपत सिंह जी को हराओ। हारेगा नहीं इस बार। राजस्थान में बीजेपी भी जीतेगा और चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी ही जीतेगा, पक्का बात है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना 100%। मैं तो देखता हूं सीपी जोशी जी को, इतना नेक इंसान है, राजनीति करता है। हम लोग कैसे तो एकदम मिलते ही नहीं। कितना बढ़िया इंसान है, साधु है, सबका साथ अच्छा व्यवहार होते हैं और आप लोगों के लिए दिल खोल के आप लोगों को प्यार भी करता है, रेस्पेक्ट भी करते हैं। जोशी जी का नेतृत्व में जब हमारा राजस्थान में बीजेपी को भव्य विजय मिलेगा और उन्हीं का संसदीय क्षेत्र में जब नरपत सिंह जी का भी विजय होगा, ये सोने में क्या होते हैं, सुहाग हो जाएगा। ठीक है, इससे सोने में सुहागा ना, क्या बोलते हैं? हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, आप लोग समझ लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें जिताना है और डबल इंजन सरकार को वोट देना है। कांग्रेस पूछता है डबल इंजन क्या है? मोदी जी किसानों का खाता में 6,000 रुपया देते हैं, हमारा सरकार और 6,000 दे देगा, डबल इंजन हो गया ना। सिंपल में समझा दिया। मोदी जी सिलेंडर 700 में देगा, हम 350 लगा देगा उसमें सारा। अभी आप लोगों का कोई ना कोई तो असम में रिश्तेदार होगा। पहले असम में लोगों का बहुत तकलीफ होते थे। लोग असम से सल के भी आते थे कि गड़बड़ी है, नहीं है, एजिटेशन है। जब से मोदी जी का सरकार बनाना, असम में 1% भी गड़बड़ी नहीं होता। सब लोग सम्मान का साथ व्यवसाय करते हैं। अभी मैं रतनगढ़ गया था, सरदार शहर गया था। असम का बहुत सारे व्यवसायी का ओरिजिनल घर इधर ही है। सब लोग बोलते हैं अभी बहुत शांति होगी। हर बीजेपी शासित प्रदेश में जाइए, शांति ही शांति है। मोदी जी ने गवर्नेंस का नया मॉडल बनाया, वोकल फॉर लोकल। इंपोर्ट नहीं, देश को एक्सपोर्ट करना है। देश का कारीगरों को हमें शक्ति देना है, प्रेरणा देना है। विश्वकर्मा योजना से लेकर एक नया भारत का सपना है। मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था, भारत मां विश्व गुरु बने, और दिन दूर नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे, हम विश्व गुरु बन जाएगा। भारत मां पुनः विश्व गुरु बन के ये जगत को रोशनी दिखाएगा। यही भारत मां पूरा दुनिया का नेतृत्व लेगा। इसीलिए राजस्थान का चुनाव से ही मोदी जी का भव्य विजय का शुरुआत होना चाहिए।
3 दिसंबर में इंतजार करूंगा। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह जी हजारों वोट से जीतना सके और आप लोग जिताइए। आज का बाद काम में लग जाइए, सबको बुला लीजिए, बीजेपी को जिताइए, मोदी जी को जिताइए और उसी से हमारा देश आगे बढ़े। कोई मेरा साथ बोलते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर देश एक बार दोबारा सनातन संस्कृति को पकड़ के रख देते हैं ना, ये देश कभी नीचे नहीं जाएगा, आसमान तक जाके पहुंचेगा। सनातन में सब कुछ है, प्रभु राम का शिक्षा में सब कुछ है और उसी शिक्षा को आगे लेके हमें जाना है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी का लंबा आयुष हो, मोदी जी को भगवान लंबा उम्र दे और साथ साथ में हमारा भारत को दिग्विजय यात्रा से आगे लेके जाए और भारत को विश्व गुरु बनाने में वो कामयाब बन जाए और बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं होगा भी। ये राजस्थान का भव्य विजय से ही उनका शुरुआत भी हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रामलाला का मंदिर देखने तो आप लोग जाएगा ही जाएगा। कभी कामाख्या मां का भी दर्शन के लिए आइए, आप लोग अच्छा लगेगा। हम कामाख्या मां का बारे में तो आप लोग जानते ही है, लेकिन हम लोग मां को पूजा करता हूं। वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगतंग माता जोनी मुद्रे नमस्तुते। मतलब मां सती का जोनी कामाख्या में ही विराजमान है। मां वहां में 10 महाविद्या लेके बैठता है। सृष्टि का शुरुआत भी होते हैं, जोनी मुद्रा से ही तो हमारा जन्म होते हैं। तो इसीलिए मां को जीवन में एक बार दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक बार आइए, सीपी जोशी है, नरपत सिंह जी भी है, मैं सीएम होते होते आप लोग को आना है, बाकी व्यवस्था मैं ही कर दूंगा आप लोगों को। और हमारा कटारिया जी भी अभी असम का राज्यपाल है, उदयपुर का ही है और आप लोग का साथ बहुत प्यार है। मैं बताया था चुनाव का समय मुझको जाना पड़ेगा, बोले नहीं मैं बहुत मिस कर रहा हूं, मेरा दिल तो राजस्थान में है। जो भी है आप लोग आइए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैं आप लोग को निमंत्रण देता हूं असम वासियों का ओर से। और निर्दलीय का बात एकदम सोचना नहीं है, एकदम उस तरफ देखना भी नहीं। किसका तरफ देखना है? मोदी और कमल साहब, ठीक है ना? जैसे अर्जुन देखा था सीरिया का आंखों, अर्जुन को पूछा क्या देखा? सीरिया देखा, अभी तीर मत चलाओ। फिर क्या देखा? आप देख रहा हूं सीरिया का, तीर चलाओ। तो ऐसा ही चुनाव का दिन ईवीएम में हमें खाली कमल साहब देखना है और कमल साहब से ही नरपत सिंह जी को भव्य विजय देना है। देना है ना? देना है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे वंदे। सीपी जोशी, सीपी जोशी, नरपत सिंह राजुआ, नरपत सिंह राजुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।